हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है हमें व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके दो पार्ट्स होते हैं, बैलेंस ब्रिज, अनबैलेंस ब्रिज। तो हम उन दोनों केसेस के लिए कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं आज वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने एक सर्किट दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन ये है हमारे सामने, एक पॉइंट दे रखा है एक्स, दूसरा पॉइंट दे रखा है वाई। हमें निकालना है एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, मतलब हमें निकालना है सी एक्स वाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमें ये निकालना है। अब यहाँ पे आपको सर्किट में दिख रहे हैं टोटल मिला के 5 कैपेसिटर हैं, 25, 10, 15, 25, 10। ठीक है, अब ये ब्रिज जैसा दिख नहीं रहा है, पर हम इसे इजीली ब्रिज की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब आपको ये ब्रिज वाली फॉर्म दिखेगी। कैसे हम इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, उसके लिए सिंपल एक तरीका है, यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं उनका नेमिंग कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे इसका मैंने नाम रख दिया है ए, इसका मैंने नाम रख दिया बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो आपके जितने भी पॉइंट्स, नोड्स या जंक्शन जो भी कह लो, उनकी नेमिंग कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में आपको क्या दिख रहा है 25। तो यहाँ पे एक्स के साथ यहाँ पे क्या है ए। पहले मैं इधर भी नेमिंग कर देता हूँ, ए, ये बी, ये आपका डी और ये आपका सी। ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में है मेरा 25, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 25। ए और सी के बीच में मेरा है 10, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 10। सी और डी के बीच में मेरा है 10, तो मैंने यहाँ पे भी ले लिया 10। फिर मेरा बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में है 25, तो मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे लिख दिया 25। तो आपका ये सर्किट कुछ इस तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये सर्किट सेम है, बस दिखने वाला है। ठीक है, अब मुझे निकालना है एक्स और वाई के बीच में जो कैपेसिटेंस है उसको निकालना है। तो उससे पहले सबसे पहले हम केसेस देख लेते हैं। इनके दो केसेस बनते हैं। बीच वाला जो है बी और सी के बीच में, वो यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 15। तो जो दो केसेस हैं, एक केस होता है आपका बैलेंस ब्रिज का, एक होता है आपका अनबैलेंस ब्रिज का। जो सबसे इजी होता है सॉल्व करना वो होता है बैलेंस ब्रिज, क्योंकि उसमें कुछ चीजें कम हो जाती हैं। ठीक है, ये आपका जो सर्किट है वैसे ही सिंप्लीफाई हो जाता है। वो कैसे होता है, तो मैं पहले केस आपको जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ बैलेंस ब्रिज का। इसके बाद हम जाएंगे अनबैलेंस ब्रिज में। ठीक है, वो थोड़ा लेंथी होता है और ये जल्दी हो जाता है बैलेंस ब्रिज। तो अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस ब्रिज मिल गया तो समझ लीजिए कि वो जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस ब्रिज होती कंडीशन कौन सी होती है वो देखते हैं। जो बीच वाली लाइन डिवाइड कर रही है, जैसे स्क्वायर को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये जो बीच वाली लाइन है, इसकी इस तरफ ये वाली जो आर्म है और इसके अपोजिट में जो आर्म है ये दोनों का जो कैपेसिटेंस होगा, उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इक्वल टू होना चाहिए इन दोनों आर्म्स के कैपेसिटेंस की मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो जैसे 25 और 10 है तो कितना आएगा 250। यहाँ पे कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई 25 250। और ये सारे कैपेसिटेंस आपके फेराड में, तो मैंने फेराड अभी लिखा नहीं है, सीधा एंड में मैं आंसर में फेराड लिख दूंगा। ठीक है, तो सब फेराड में। तो 25 इंटू 10 होता है 250, इधर 10 इंटू 25 वो भी होता है 250। तो इसका मतलब ये जो ब्रिज है वो बैलेंस ब्रिज है। तो बैलेंस ब्रिज कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है, बैलेंस जब भी आपका ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो जो बीच की आर्म होती है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो जब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ इसे ओपन कर देता हूँ। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो इसमें मैंने इसे ओपन छोड़ दिया, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। अब आप सिंपली देख सकते हैं कि ये 25 और ये 25 आपस में किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में। क्योंकि जो करंट इस 25 को मिलेगा वही करंट इस 25 को भी मिलेगा, क्योंकि करंट डिवाइड हो नहीं रहा है, क्योंकि इसे हम हटा चुके हैं। इसे हटाया क्यों है, क्योंकि कंडीशन है बैलेंस ब्रिज की। अगर ये अनबैलेंस ब्रिज होता तो मैं इसे नहीं हटा सकता। ठीक है, अब ये 25 आपको दिख रहे हैं सीरीज में, तो अगर ये सीरीज में है तो इनका कुछ ना कुछ सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो बड़ा इजीली हम निकाल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा सी डैश। तो जो फॉर्मूला होता है सीरीज के लिए वो क्या होता है, वो फॉर्मूला आपका होता है 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का एड, 1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 25। तो आपकी जो सी डैश की वैल्यू यहां से निकलेगी वो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। वो आएगी 25 अपॉन में 2। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जो कैपेसिटेंस है ये दोनों भी सीरीज में है। तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, पर मैं मान लेता हूं इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा सी डबल डैश। तो मैंने ले लिया 1 अपॉन सी डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा आपका सी डबल डैश इज इक्वल टू 5। अब ये जो पूरा सर्किट है ये अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई और हो गया है। तो और सिंप्लीफाई होने का मतलब ये है कि इन दोनों का एक बन गया, वो क्या बना सी डैश।
और इन दोनों का भी एक ही कैपेसिटेंस बन गया, हो गया बन गया सी डबल डैश। तो इन दोनों का जब एक कैपेसिटेंस बन गया तो मैं यहाँ पे एक ही कैपेसिटेंस बना देता हूँ, इन दोनों का भी एक ही बन गया है, तो मैंने उस कैपेसिटेंस को यहाँ पे सिंपली बना दिया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका सी डैश था, किसके बराबर 25/2। ये आपका सी डबल डैश है, वो किसके बराबर है 5 के बराबर। अब इन दोनों को मैं देख सकता हूं, ये सीधे सीधे दिख रहे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में, और इन दोनों का जो पैरेलल होके सॉल्व होके आएगा वही तो हमारा एक्स और वाई के बीच का कैपेसिटेंस होगा। तो इन दोनों को पैरेलली एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा मैं मान लेता हूं, क्योंकि वो दोनों के दोनों आने किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, तो हम एक्चुअली निकाल क्या रहे हैं, सी एक्स वाई निकाल रहे हैं। तो 1/cxy इज इक्वल टू 1/cxy इज इक्वल टू 1/c डैश 1/c डैश। एक्चुअली मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों अगर पैरेलल में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है सीरीज का। तो यहाँ पे मैं गलती कर रहा था एक, तो उस गलती को मैं करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा, ये सिंपली सीधा ऐड हो जाएंगे, तो मेरा सी एक्स वाई किसके बराबर होने वाला है, सी डैश प्लस सी डबल डैश, क्योंकि ये दोनों है पैरेलल में। तो पैरेलल में फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए सीधा ऐड करना होता है, ठीक है। इसमें कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, रेसिप्रोकल वहां होता है जब आपके सीरीज में थे, जो मैं पहले कर चुका हूँ, क्योंकि वो सीरीज में थे 25 तो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूले लगेंगे, और पैरेलल के लिए तो सीधा ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा जो सी एक्स वाई आएगा कितना आएगा, वो आएगा 25/2 प्लस 5। तो सी एक्स वाई मेरा निकलेगा 17.5 फेराड। मैंने यूनिट लगा दी एंड में, यह आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक तरह से इन दोनों का जब पैरेलली में सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर निकल गया है 17.5। तो मतलब इन दोनों का भी एक ही कैपेसिटेंस बनने वाला है, और वो दोनों का जो कैपेसिटेंस बनेगा वो क्या बनेगा इधर, तो वो कितना आएगा, सी एक्स वाई कितना आया 17.5 फेराड, जो मैंने निकाल दिया। एक्स और वाई के बीच में जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 17.5। तो इसका मतलब वो क्या है, वो कैपेसिटेंस है किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, तो इसलिए उसका नाम क्या, सी एक्स वाई इक्वल टू 17.5 फेराड, ठीक है। ये आपका बैलेंस कंडीशन का है, और ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। दिक्कत आती है अनबैलेंस कंडीशन में। इसके बाद हम देखते हैं अनबैलेंस कंडीशन में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि अभी हमने बैलेंस कंडीशन वाला केस देख लिया है, ठीक है। इसी सर्किट को हमने ये सर्किट बनाया था, ये हमारा ब्रिज फॉर्म हो गया था, फिर हमने देखा था कि बैलेंस कंडीशन थी, क्योंकि ये आर्म और ये आर्म का मल्टीप्लीकेशन जो भी आ रहा था वो इक्वल टू था इस आर्म और इस आर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो बैलेंस कंडीशन होने की वजह से यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। तो वो केस हमने देखा, वो सबसे इजी केस होते हैं, क्योंकि वो जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। पर अगर आपके पास ऐसा केस आ गया जिसमें कि आपके ब्रिज बैलेंस नहीं है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई ये करा इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में इसको आप हटा नहीं सकते, ठीक है, कैलकुलेशन में इसको फिर आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसको आप अगर रखोगे तो फिर किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो मैंने एग्जाम्पल वही लिया, मैंने कंडीशन बैलेंस ब्रिज की ही ली है, ठीक है। पर सॉल्व हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। मैं इसे हटाऊंगा नहीं, मैं इसे रख के ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। पर हो सकता है यहाँ पे क्या आ जाए 25 की जगह पे 20 आ जाए, ठीक है। तो आपको बस तरीका आना चाहिए किस तरीके से करना है, वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पर वो कंडीशन कौन सी रहेगी, अनबैलेंस। अगर मैं इस ब्रिज को, अगर ये बैलेंस ब्रिज भी है और इसको अगर मैं अनबैलेंस ब्रिज कंडीशन के तौर पे भी सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरा तब भी आएगा, ठीक है। बैलेंस ब्रिज आपके लिए क्या कर देता है, वो आपके लिए सिंपल कर देता है। सिंपल क्या करेगा, ये चीज हट जाएगी, फिर भी आंसर वही आएगा। तो दोनों केसेस में आंसर तो वही आने वाला है, ठीक है। पर जब बैलेंस ब्रिज कंडीशन नहीं होगी तो हम आपको कौन सा तरीका से सॉल्व करने का, अनबैलेंस के तौर पे, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ट्रायंगुलर फॉर्म दिख रहा है, डेल्टा फॉर्म। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपके पास ट्रायंगुलर फॉर्म में जो डेल्टा फॉर्म में जो आपको दिख रहे हैं कैपेसिटर 25, 15, 10, तो मैंने इसको यहाँ पे साइड में डायग्राम बनाया। यहाँ पे देखेंगे आप, तो ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में 25 है, मैंने यहाँ पे 25 रखा है। बी और सी के बीच में कितना है 15, मैंने यहाँ पे 15 रखा है। और ए और सी के बीच में कितना है 10, तो मैंने यहाँ पे भी 10 ही रखा है, और उसको मैंने मान लिया सी बी, ये है 10। और जो ए और बी के बीच में है उसे मैंने मान लिया सी ए, वो है मेरा 25। जो मेरा बी और सी के बीच में है उसे मैंने मान लिया सी सी, वो किसके बराबर है 15 के बराबर, ठीक है। अब मुझे इस डेल्टा फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टार फॉर्म में। तो स्टार फॉर्म कैसे दिखेगी, अंदर आपको दिख रहा है इस तरीके से दिखेगा कुछ। तो ये जो बनेगा वो जैसे वहां पे है वो सिंपल यहाँ पे भी दिखेगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर आएगा, एक कैपेसिटर यहाँ पे आएगा, और एक कैपेसिटर आपका यहाँ पे आएगा,
ठीक है। तो आपके 3 कैपेसिटर आएंगे, ये आपका C1 होगा, ये आपका C2 होगा, ये आपका C3 होगा। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। ठीक है, ये 3 कैपेसिटर की वैल्यूज हमें निकालनी है। अब हम इसे डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इसे कन्वर्ट करते हैं उसका सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 1/C1। अगर आपको C1 को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला इस तरीके से 1/C1 इज इक्वल टू 1/CA इंटू में 1/CB डिवाइडेड बाय 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC। अब ये C1 के लिए ये है तो C2 के लिए भी होगा, C3 के लिए भी होगा। तो तीनों के फॉर्मूला अगर आप देखेंगे ध्यान से तो डिनोमिनेटर तीनों का सेम है। तो आपको डिनोमिनेटर की टेंशन बस ये है कि एक का याद करना है, बाकियों का याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तीनों में डिनोमिनेटर सेम आएंगे। बदलेगा क्या, सिर्फ ऊपर वाला। तो ऊपर वाला भी किस हिसाब से बदलेगा वो मैं आपको समझा देता हूं कि आपको पता चल जाएगा कि ऊपर आएगा क्या। देखिए, जैसे मुझे C1 निकालना है तो C1 ये रहा, तो C1 के जो C1 बीच में, तो इसके एडजेसेंट कौन से कैपेसिटर दिख रहे हैं, तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ये तो अपोजिट में है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इन दोनों को लेंगे। तो आ गया 1/CA इंटू में 1/CB। तो ऊपर किस तरीके से रखना है वो आपने देख लिया, इस तरीके से ऐसे रखना है। ठीक है, नीचे आपका क्या है C2। अब C2 वाली कैलकुलेशन में देखेंगे C2 मेरा किधर है, C2 मेरा इधर है। तो C2 के जो साथ वाले कैपेसिटेंस है वो कौन कौन से हैं, CA और CC। तो आप रखेंगे 1/CA मल्टीप्लाई 1/CC। ठीक है, नीचे तो सबका सेम ही आया है। उसके बाद आपको C3 निकालना है। तो C3 किधर है, ये रहा। तो C3 अगर ये है तो इसके एडजेसेंट कौन से हैं, एक तो ये एक ये, तो वो कौन कौन से हैं, CB और CC। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 1/CB मल्टीप्लाई 1/CC। तो इस तरीके से फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसे याद करना भी कोई मुश्किल नहीं है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, ऊपर वाला आपको बस बदलना है। वो भी कैसे बदलेगा, एडजेसेंट वाले आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 1/C1 इज इक्वल टू 1/CA कितना आएगा, CA मेरा 25 है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 1/25 मल्टीप्लाई CB मेरा कितना है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं वहां से भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यही उठा के वहां पे रखा है। ठीक है, CB कितना है मेरा 10, तो ये हो जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1/25 प्लस 1/15 प्लस 1/10। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 1/C2 कितना आने वाला है, 1/C2 आपका होगा 1/C2 की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो क्या है 1/CA इंटू में 1/CC। तो CA तो मेरा वही है 25 मल्टीप्लाई मेरा CC कितना है, CC मेरा है 50, तो ये आ जाएगा 1/15 और नीचे तो सेम ही आएगा 1/25 प्लस 1/15 प्लस 1/10। उसके बाद मुझे निकालना है 1/C3। तो वो कितना आएगा, C3 वाला कौन सा है मेरा, C3 ये रहा। C3 के एडजेसेंट में ये दोनों है, तो मतलब क्या आएगा 1/15 मल्टीप्लाई में 1/10 और नीचे वही आने वाला है 1/25 प्लस 1/15 प्लस 1/10। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप सबने ये सॉल्व करा होगा, तो सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व आप खुद ही कर सकते हैं, उसके लिए मेरे पे डिपेंड मत होना। ठीक है, तो C1 आपका कितना आएगा 155/3, C2 आपका आएगा 155/2 और C3 आपका आएगा 31। तो ये तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये अंदर जो स्टार नेटवर्क आपको दिख रहा है, इन तीनों की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो जैसे ही मेरे पास ये तीनों आ गए, आपको क्या करना है, डेल्टा को हटाना है, स्टार वहां पर पुट कर देना है। तो मैं डेल्टा हटा देता हूँ यहाँ से, डेल्टा मैंने यहाँ से हटा रहा हूँ, ये डेल्टा क्या है। ठीक है, और बचेगा क्या, सिर्फ स्टार नेटवर्क। तो स्टार नेटवर्क को अब इसे डॉट को जो आपने बना रखे थे पहले डॉट, इसे पूरा डार्क कर दो, इसे पूरा डार्क कर दिया। ठीक है, तो अब C1 की वैल्यू कितनी आई है मेरी, C1 आया 155/3, मैंने यहाँ पुट कर दिया। C3 मेरा कितना आया 31, तो ये मैंने C3 ले लिया है 31। उसके बाद मेरा C2 की वैल्यू कितनी आई है 155/2, तो मेरा C2 कितना आ रहा है 155/2। अब देखिए, अब इसे जो हमने नया नेटवर्क बना दिया है इसका, अब इसमें क्या करना है आपको, ये दोनों किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में, सेम टू सेम ये दोनों भी किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में। अब इनका सीरीज का जो सॉल्व करके आएगा और इसका इन दोनों का जो सीरीज का सॉल्व करके आएगा वो आपस में किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। फिर जो पैरेलल का आएगा वो इसके साथ किसमें हो जाएगा, सीरीज में। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब इन दोनों का जो पैरेलल आएगा वो क्या आएगा, मान लेते हो C' है, तो मैंने ले लिया 1/C' इज इक्वल टू, इसका भी 1 होगा, तो इसका जब 1 होगा तो ये कितना आ जाएगा 2/155 प्लस इसका 1 होगा तो कितना हो जाएगा 25। सिमिलरली C', तो C' अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा 1/31 प्लस 1/10। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर जो आएगा
तो अब हमें सी डैश की वैल्यू निकालनी थी, 1/c डैश मैंने फॉर्मूला रख दिया है। तो फॉर्मूला रखने के बाद हमारा सी डैश की वैल्यू निकल के आई 775/41 और सी डबल डैश की वैल्यू आई है 310/41। तो पूरा सर्किट जो था वो कन्वर्ट हो गया। अब जो दो आपके कैपेसिटर थे उन दोनों कैपेसिटर की जगह पे एक कैपेसिटर आ गया 775/41, ये हमारा सी डैश था। और जो हमारा सी डबल डैश था जो दो कैपेसिटर को मिलकर बना था रिजल्टेंट, वो आया हमारा 310/41। अब ये जो दोनों कैपेसिटर आए ये आपस में कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में। तो ये दोनों अगर पैरेलल में तो इनका तो सीधा ऐड हो जाएगा। तो इनको सीधा ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मान लेते हैं 1/, मैंने सी नाम दे दिया उसे, तो 1/c कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 41, सॉरी ये तो पैरेलल में है, अगर ये पैरेलल में हम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये डायरेक्ट ऐड कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू मैं बोल देता हूँ 775/41 प्लस 310/41। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो मेरी जो सी की वैल्यू आएगी, सी इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो सी कितना आ जाएगा, 41 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर आएगा आपका 1085। ये हमारी सी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने वो जो आपके दो रजिस्टर थे उनको ऐड करा, ऐड करने के बाद कितना आया 1085/41। तो दोनों जो पैरेलल में थे उनको हमने सिंपली ऐड करा, आंसर कितना है 1085/41। वो जो आया सी वो हमारा 155/3 के साथ किस में है, सीरीज में। तो अगर ये सीरीज में है तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट वाला नहीं लग सकता, अब हमें रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम निकाल के रहे हैं इन दोनों का जो सीरीज होगा वो एक्चुअली है क्या, एक्स और वाई के बीच का कैपेसिटेंस, और वही तो हमें चाहिए। स्टार्टिंग में जो हमें फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना था, सी एक्स वाई। और सी एक्स वाई क्या होगा, एक्स और वाई के बीच में जो टोटल कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वही है सी एक्स वाई। तो इन दोनों का जो सीरीज का आंसर आने वाला है वही हमारा सी एक्स वाई होगा। तब इनका सीरीज का सॉल्व कैसे करेंगे, 1/cxy इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 3/155, इसका भी रेसिप्रोकल 41/1085। दोनों को जब ऐड करेंगे, एलसीएम लिया 1085, सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व आप कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आपका cxy कितना है 17.5 फैराड, मतलब आंसर वही आ रहा है, सेम आ रहा है जो पहले आ रहा था। केस 1 में लिया था तो भी सेम आ रहा था, केस 2 में भी सेम आ रहा था। केस 1 का फायदा ये था वो बैलेंस ब्रिज कंडीशन थी, तो मैंने सीधा एक को बीच में से हटाया क्योंकि वहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो आपका आंसर बड़ी जल्दी आ गया था, ठीक है। और मैंने उसी क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन नहीं बदला, वैल्यूज भी नहीं बदली, उसी क्वेश्चन को मैंने अनबैलेंस ब्रिज के तौर पे किया। तो जब मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व जो काफी लंबा हो गया, ठीक है, काफी लेंथी हो गया। लेंथी होने के बाद आंसर वही आ रहा है मेरा। तो आपको जब भी कंडीशन मिले बैलेंस ब्रिज कंडीशन की, तो इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले केस से करना है। पर अगर आपको बैलेंस ब्रिज कंडीशन नहीं दिख रहा है तो आपके पास कोई और चारा नहीं है, तो आपको इसी कंडीशन से ही करना पड़ेगा अनबैलेंस ब्रिज। तब आपको लेंथी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार करके, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।